हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका स्वागत है हमारे चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। लास्ट लेक्चर में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स किए थे और आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन 6 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फिफ्थ है टेम्परेचर और सिक्स्थ है कैटलिस्ट। आज के इस लेक्चर में हम इन सारे फैक्टर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स का नेचर कभी आयोनिक हुआ तो रिएक्शन फास्ट होगी, और कभी रिएक्टेंट का नेचर कोवैलेंट हुआ तो रिएक्शन स्लो होगी। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्टेंट का नेचर कभी चेंज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या चेंजेस आएंगे। तो हम अज्यूम करते हैं कि रिएक्टेंट जो है, फर्स्ट केस में कि रिएक्टेंट जो है वो आयनिक रिएक्टेंट है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट जो है वो आयोनिक रिएक्टेंट है। सोचें आप और मुझे बताएं कि आयनिक रिएक्टेंट होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से कि कभी रिएक्टेंट आयनिक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। सबसे फेमस एग्जाम्पल है जिसे हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम एक एसिड ले रहे हैं। सपोज हमने एसिड जो लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने एक बेस लिया हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कभी ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट आयोनिक रिएक्टेंट है। जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये रिएक्शन माइक्रोसेकंड में ही कंप्लीट हो गई। जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। मतलब 1 सेकेंड से भी कम टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, और रिएक्शन कंप्लीट होकर यहाँ पर बन चुका है NaCl प्लस HOH मिलकर बन चुका है H2O। इसका मतलब आयनिक रिएक्टेंट के केस में रिएक्शन फास्ट हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आयनिक रिएक्टेंट के केस में रिएक्शन फास्ट क्यों हुई है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर घुस के देखते हैं कि कभी इस बीकर में कभी हम रिएक्शन को करवा रहे हैं तो इस बीकर के अंदर क्या हुआ होगा। तो बीकर के अंदर ये हुआ होगा कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जैसे ही सॉल्यूशन दिया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने H+ आयन लिबरेट किए होंगे, और वही HCl ने Cl- आयन लिबरेट किए होंगे। वैसे ही यहाँ पर NaOH का एक्वस सॉल्यूशन है उस बीकर में, तो यहाँ पर Na+ के आयंस प्रोड्यूस हुए होंगे, और OH- आयन के OH- आयन प्रोड्यूस हुए होंगे। और आप जानते हैं आयंस के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कूलम्ब्स लॉ की मदद से निकालते हैं। तो यहाँ पर H+ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर OH- एक नेगेटिव आयन है। तो इस प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर ये H+ इस OH- के साथ कंबाइन हो जाएगा और H2O बनाएगा, और ये Cl नेगेटिव जो होगा इस Na+ के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaCl। तो ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है। क्यों फास्ट है? क्योंकि रिएक्टेंट जो है आयनिक रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो आयनिक रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। कभी आयनिक रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और कभी कोवैलेंट रिएक्टेंट है तो अभी हम चेक करने वाले हैं कि कोवैलेंट रिएक्टेंट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी। पर अभी हमने ये कंक्लूजन निकाला
कि आयनिक रिएक्टेंट हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट ही होगी और वो सेकंड या फिर माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप उस बीकर में देखेंगे HCl को डाला, NaOH को डाला, आप जैसे ही अपनी आंखों की पलकों को झपकेंगे उससे पहले ही रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो अब हम आयनिक रिएक्टेंट के बाद चलते हैं कि कभी रिएक्टेंट कोवैलेंट रिएक्टेंट हुआ तो क्या होगा। कोवैलेंट रिएक्टेंट में हम यहां पर हेबर प्रोसेस का एग्जांपल लेते हैं। हेबर प्रोसेस में कभी आपने नाम सुना होगा। हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अमोनिया जो कि इंडस्ट्री लेवल पे बहुत ज्यादा यूजफुल रिएक्टेंट होता है, इसी से यूरिया फॉर्म किया जाता है। ठीक है, हेबर प्रोसेस के लिए हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन गैस का प्लस हाइड्रोजन गैस का थ्राइस H2, और यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर फॉर्म करते हैं अमोनिया NH3 और इसे बैलेंस कर दे तो यहां पर आएगा 3। अब ये रिएक्टेंट एक कोवैलेंट रिएक्टेंट है। कोवैलेंट का रिएक्टेंट का मतलब यहां पर नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड है, और यहां पर जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है। अब आपको बताना चाहूंगा ये रिएक्शन एक स्लो रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब आप बीकर में नाइट्रोजन गैस को डालें या फिर किसी सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस को डालें और हाइड्रोजन गैस को डालें तो अमोनिया फॉर्मेशन कैसे होगा हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आपको पता होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड की ब्रेकिंग क्यों होने वाली है? क्योंकि नाइट्रोजन को अपना बॉन्ड तोड़ना है, तभी तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना पाएगा। तो यहां पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो ये प्रोसेस कुछ तो टाइम कंज्यूम करेगी। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपने एक बीकर में या फिर एक सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस ली तो नाइट्रोजन अपने बॉन्ड पहले से तोड़ के रखेगा। नहीं, यहां पर ये बॉन्ड टूटने में कुछ तो टाइम लगेगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड टूटने में कुछ तो टाइम लगेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन में भी कुछ टाइम तो कंज्यूम होगा। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो यहां पर देखिए टाइम कितना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। एक तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होने में, यहां पर बॉन्ड की ब्रेकिंग होने में, और फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होने में। इससे एक बात पता चली कि ये रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी, बहुत फास्ट तो नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लग रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होने में टाइम लग रहा है। इससे पता चलता है, इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इंक्रीज होगा। कब होगा? जब आयनिक रिएक्टेंट होगा, पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी कम होगी। कब होगी? जब रिएक्टेंट कोवैलेंट रिएक्टेंट होगा। यहां से हमने फर्स्ट पॉइंट को कंप्लीट कर लिया, और फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इससे पता चलता है कि रिएक्टेंट का नेचर जैसा होगा रिएक्शन भी वैसी ही होगी। फास्ट या स्लो डिपेंड करता है आयनिक रिएक्टेंट पर या फिर कोवैलेंट रिएक्टेंट पर। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक टॉपिक था। अब हम चलते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट पे। तो यहाँ पर मेरे पास जगह है, तो यहीं पर मैं बताने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर सेकेंड टॉपिक है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? अब रिएक्टेंट जो होगा उसकी फिजिकल स्टेट या तो सॉलिड होगी, या तो लिक्विड होगी, या फिर गैसियस होगी। अब आप मन से या फिर दिमाग में सोच के देखें कि कभी गैस और गैस, कभी दो गैस आपस में रिएक्ट कर रही है तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, या फिर जो सॉलिड और सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्शन फास्ट होगी। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गैस की रिएक्शन ज्यादा फास्ट होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि गैस की, हमने बचपन में पढ़ रखा है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, गैस का रैंडम मोशन ज्यादा होता है। इसका मतलब हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कभी रिएक्टेंट गैसियस हुआ और कभी रिएक्टेंट लिक्विड हुआ या फिर रिएक्टेंट सॉलिड हुआ तो रिएक्शन फास्टर स्पीड में होगी गैसियस में, और फिर लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि गैस का रैंडम मोशन ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। और वही कभी हम सॉलिड की बात करें तो इसका तो रैंडम मोशन ज्यादा होता है, रैंडम मोशन ज्यादा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा। और कभी हम सॉलिड से कंपेयर करें इसे तो सॉलिड के पार्टिकल का तो रैंडम मोशन होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है। रैंडम मोशन कम क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ही पास पास चिपके हुए होते हैं। अब बहुत पास पास चिपके होते हैं तो इनके बीच काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? बहुत कम। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि कभी रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट गैसियस हुई तो वो रिएक्शन फास्टर रेट पे होगी। मतलब कभी गैस गैस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन फास्टर होगी, और कभी सॉलिड सॉलिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन स्लोअर स्पीड पे होगी। पर कभी गैस की रिएक्शन लिक्विड के साथ हो रही है तो वो भी फास्टर होगी, पर गैस गैस के कंपैरिजन में कम। आप ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना ले, पर आपके दिमाग में ये पता चल चुका है कि सॉलिड जहां पर भी आएगा रिएक्शन स्लोअर होगी, और गैस जहां पर भी आएगा वहां रिएक्शन फास्टर रेट पे होगी। तो देखिए हमने कितनी जल्दी से सेकंड टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया। वैसे भी ये थ्योरेटिकल टॉपिक है आज का पूरा, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में नया पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अगले टॉपिक में हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कभी ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर होगा, और कभी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया कम हुआ तो रिएक्शन की स्पीड पर क्या असर होगा। खुद ही सोच के देखें कि कभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सरफेस एरिया बढ़ा दे रिएक्टेंट का तो स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी। तो मैं यहाँ पर के एग्जाम्पल से लेके समझाना चाहूंगा। एग्जाम्पल लेकर, सपोज एक गर्म चाय है जो कप में रखी हुई है, आप उसे ठंडा करना चाहते हैं और जल्दी से ठंडे करने की सोच रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप उस चाय को सॉसर में डाल देंगे। सॉसर में डाल देंगे तो क्या होगा? जैसे ही आप सॉसर में डालेंगे तो चाय का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और चाय का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो वो जल्दी से ठंडा होना या ठंडी होना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब कभी सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। मैंने यहाँ पर चाय का एग्जांपल लिया था। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार चाय की जगह कॉफी ले लेते हैं। सपोज एक मग है, उस मग में कॉफी रखी हुई है। ये कॉफी है, इसके अंदर कॉफी है, और इस कॉफी में आप इस शुगर के क्यूब को डालना चाहते हैं, और आपके पास एक और ऑप्शन है। सपोज सेम यहाँ पर वापस कॉफी का मग है और उसमें कॉफी भरी हुई है, और इस बार शुगर का क्यूब ना होते हुए शुगर के बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में, शुगर जो है पाउडर फॉर्म में। तो आप किसे इसमें डालना चाहेंगे जिससे कॉफी और शक्कर जो है जल्दी से मिक्स हो जाए?
तो आपके दिमाग में आंसर आ भी चुका होगा कि शायद से इस केस में रिएक्शन फास्टर होगी। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? क्योंकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो कॉफ़ी के साथ जल्दी से रिएक्शन करेगी और जल्दी से घुल जाएगी। और वही कभी हम शुगर क्यूब की बात करें तो शुगर क्यूब जो है उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स या अंदर के पार्टिकल्स तो अंदर हिडन है, वो चाय के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और रिएक्शन सिर्फ किसके साथ होगी? इस बाहर के मॉलिक्यूल्स के साथ या बाहर के पार्टिकल के साथ। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया कम है क्योंकि पार्टिकल जो है जिनके साथ रिएक्शन होनी है वो तो अंदर हिडन है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर सारे पार्टिकल जो है बिल्कुल दिख रहे हैं और चाय के साथ रिएक्ट कर रहे हैं या कॉफी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इससे एक बात पता चली कि सरफेस एरिया कभी आपने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रेट पर ही होगी। तो इसलिए हम हमेशा जब भी रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी सॉलिड होता है उसको पाउडर बना देते हैं और पाउडर बनाने के बाद उसकी रिएक्शन करवाते हैं जिससे स्पीड बढ़ जाती है। हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? हमें स्पीड को बढ़ाना है, कैसे भी करके स्पीड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बनेंगे, केमिकल जल्दी से जल्दी फॉर्म होंगे और वो आप लोगों तक आसानी से और जल्दी से पहुंच पाएंगे। इसलिए हम इस चैप्टर में ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे रिएक्शन फास्टर रेट पर हो। तो यहाँ से कंक्लूड हमने ये किया कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर रेट पर होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सरफेस एरिया के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये है कि कभी आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। तो हमने जनरली ये देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। हमने अधिकतर बहुत सारी रिएक्शन हमने इंडस्ट्री में करवाई है और इंडस्ट्री में बार बार करवा के ये देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ increase in concentration of reactant। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कभी आप बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, पर ऐसा अधिकतर सारी रिएक्शन में नहीं होता क्योंकि ये हमने इस चैप्टर की बार बार हमने इस चैप्टर में क्या किया है, बार बार रिएक्शन को कंप्लीट करवा के देखा है तो ये ऑब्जर्व किया है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। पर हमें और भी रिएक्शन मिली है, पर हम माना कि ये रिएक्शंस कम है पर हमें ऐसी रिएक्शन भी मिली है जिसमें हमने ये पता किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। यहाँ पर डिक्रीजेस पॉइंट पर गौर कीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं कि घटाएं। कभी हम रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हो भी सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो, ये भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो। अब यहाँ पर तो डायलेमा आ गया। डायलेमा मीन्स कि कंफ्यूजन आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने रिएक्शन को करवा के देखा और बार बार कंक्लूजन निकाला और यहाँ पर उन्हें एक लॉ दिया और वो लॉ जो है वो है रेट लॉ। वो लॉ जो है वो क्या है? रेट लॉ। और ये रेट लॉ क्या कहता है इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यही तो हमारा चैप्टर है। इसी के बारे में हम आने वाले टाइम में पूरा पढ़ेंगे। 4-5 लेक्चर शायद से रेट लॉ के ही होने वाले हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर, और इस सम पावर को हम कहते हैं ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कभी आप बढ़ाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि यार ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और आपने तो हमेशा या फिर आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो कभी आप इसे बढ़ाएं तो ये भी बढ़ेगा। पर देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट के ऊपर कुछ एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है पावर में, और पावर जो है किसी चीज़ को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इमेजिन करें कभी यहाँ पर पावर 1 है, इसका मतलब क्या होगा, कभी मैं यहाँ पर लिख दूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट टू दी पावर 2 ले लेते हैं, 1 की जगह 2 ले लेते हैं। सोचिए कभी आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस कर दिया तो ट्वाइस का स्क्वायर रिएक्ट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज 4 टाइम्स हो जाएगी। पर ऐसा भी केस है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो रही है। कैसे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to reactant to the power half। हाफ का मतलब क्या होता है, दिमाग में सोच के देखें। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। कभी आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना कर दिया तो क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 4 गुना किया तो यहाँ पे देखिए 4 की पावर हाफ और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ट्वाइस। इसका मतलब आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 4 गुना कर रहे हैं पर रेट ऑफ रिएक्शन तो सिर्फ 2 गुना ही हो रही है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकती है। इससे एक बात पता चली कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए या घटाए। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की पावर, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। कभी ऑर्डर 2 ही तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब बढ़ गई। पर कभी आपने रिएक्टेंट की पावर हाफ देखी, ये हाफ क्या है, ऑर्डर है। और इस ऑर्डर को हम कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटली। ये ऑर्डर कैसे निकलती है, एक्सपेरिमेंट से। ऑर्डर कैसे निकलेगी, एक्सपेरिमेंट से। हमें नहीं पता ऑर्डर क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी रही है और रेट ऑफ रिएक्शन घट भी रही है। यहाँ पर 4 टाइम्स हो गई पर यहाँ पे 2 टाइम्स ही हुई। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को दूर कौन कर रहा है, रेट लॉ। तो यहाँ पर हमने 4 टॉपिक को भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, टेम्परेचर और सबसे लास्ट जिसका नाम है कैटलिस्ट। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।